नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अमित है। तो चलिए अब यह कहानी अमित जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की उस सबसे भयानक रात के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी रात जिसने मुझे और मेरे साथ बचे हुए कुछ दोस्तों को मौत के मुंह से वापस खींच कर निकाला था। यकीन मानिए, उस रात जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, उसके बाद हम लोगों के लिए दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वह एक पिकनिक थी जो हमारे लिए एक खूनी खेल में बदल गई थी। दरअसल हमारी कंपनी में काम का दबाव बहुत ज्यादा था। हम सब, यानी मैं और मेरे सहकर्मी, दिन रात फाइलों और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपनी आंखें फोड़ते रहते थे। डेडलाइन का तनाव, टारगेट का प्रेशर, इन सब ने हमारी जिंदगी को एक मशीन जैसा बना दिया था। हम सब इस सब से थक चुके थे और एक ब्रेक चाहते थे। तभी हमारे बॉस मिस्टर शर्मा ने एक दिन ऑफिस मीटिंग में ऐलान किया कि कंपनी हम सबको 7-8 दिन की एक लंबी छुट्टी पर भेज रही है। यह सुनकर हम सब खुशी से उछल पड़े। आखिरकार हमें उस घुटन भरी जिंदगी से कुछ दिनों की आजादी मिलने वाली थी। शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने शहर से काफी दूर एक शांत और सुंदर गांव के पास एक पुरानी हवेली बुक की है। उन्होंने उस जगह की तस्वीरों को प्रोजेक्टर पर दिखाया। तस्वीरों में वह हवेली किसी राजा महाराजा के महल जैसी लग रही थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े मेहराब वाले दरवाजे और चारों तरफ घना जंगल। हम सब उस जगह को देखकर इतने उत्साहित हो गए कि किसी ने भी यह नहीं सोचा कि तस्वीरों में खूबसूरत दिखने वाली चीजें हकीकत में कितनी डरावनी हो सकती हैं। हमारी टीम में कुल 15 लोग थे और शर्मा जी को मिलाकर 16। हम सब एक बड़ी सी बस में बैठकर उस हवेली की तरफ निकल पड़े। शुरुआत का सफर हंसी मजाक और गानों से भरा हुआ था। शहर की भीड़-भाड़ पीछे छूट रही थी और हम प्रकृति के करीब जा रहे थे। बस में मेरे साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त राकेश बैठा था। हम दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि काश ये सफर कभी खत्म ना हो। लगभग 7-8 घंटे के सफर के बाद हम उस गांव में पहुंचे जहां से हवेली का रास्ता शुरू होता था। बस को गांव के बाहर ही रोकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता कच्चा और संकरा था। शर्मा जी ने कहा कि हवेली यहां से बस 2-3 किलोमीटर दूर है और हम पैदल ही चलेंगे। सामान के लिए उन्होंने हवेली के चौकीदार को फोन कर दिया था। जब हम बस से उतरे और गांव के बीच से गुजरने लगे तो मैंने एक अजीब बात महसूस की। गांव के लोग हमें बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में हमारे लिए स्वागत नहीं बल्कि एक तरह का डर और दया का भाव था। बच्चे हमें देखकर अपने घरों में भाग रहे थे और औरतें घूंघट की आड़ से हमें घूर रही थीं। मुझे यह सब देखकर थोड़ी बेचैनी हुई। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और हाथ में एक लाठी थी, हमारे पास आया। उसने हमारे बॉस शर्मा जी से पूछा, बाबूजी, कहां जा रहे हो आप सब? शर्मा जी ने बड़े गर्व से जवाब दिया, हम लोग उस पहाड़ी वाली हवेली में रुकने जा रहे हैं। सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। यह सुनते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबूजी, मेरी मानो तो वापस लौट जाओ। वो हवेली नहीं, मौत का घर है। वहां रात में पिशाच का वास है। जो भी वहां रात गुजारने गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। उसकी बात सुनकर हम में से कुछ लोग डर गए, लेकिन शर्मा जी ठाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने उस बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाबा, आप भी किन पुरानी बातों में पड़े हैं? ये सब अंधविश्वास है, मन गढ़ंत कहानियां हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन भूत पिशाच की बातों पर यकीन नहीं करते। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, इसे अंधविश्वास समझने की भूल मत करना। मैंने अपनी आंखों से उस हवेली को जिंदगियां निगलते देखा है। वो कोई मामूली भूत नहीं, एक असली पिशाच है जिसे खून की प्यास है। आज भी अमावस की रात है, आज तो वो और भी ज्यादा ताकतवर होगा। चले जाओ यहां से, भगवान के लिए चले जाओ। लेकिन शर्मा जी ने उसकी एक न सुनी और हम सबको आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। हम उस बूढ़े आदमी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन उसकी डरी हुई आंखें और कांपती हुई आवाज मेरे दिमाग में अटक गई थी।
मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर करने लगा था। मैंने राकेश से कहा, यार क्या सच में हमें वहां जाना चाहिए? राकेश ने हंसकर कहा, अरे छोड़ ना अमित, तू भी इन गांव वालों की बातों में आ गया। चल देखते हैं कौन सा पिशाच है। थोड़ी देर चलने के बाद हम उस हवेली के सामने खड़े थे। यकीन मानिए, तस्वीरों में जितनी खूबसूरत लग रही थी, हकीकत में उतनी ही डरावनी और वीरान थी। हवेली की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। उन पर काई की मोटी परत जमी थी। बड़ा सा लोहे का गेट जंग खाकर लगभग टूट चुका था। हवेली के चारों तरफ घना जंगल था, जहां से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। हवा की साएं साएं की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। हम जैसे ही गेट के पास पहुंचे, एक बूढ़ा और दुबला पतला आदमी बाहर आया। वो शायद हवेली का चौकीदार था। उसने हमें अंदर आने का इशारा किया। हवेली के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा भयानक था। बड़े से हॉल में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर जगह जगह लाल रंग के अजीब से धब्बे थे, जो बिल्कुल सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। एक अजीब सी सड़ी हुई गंध पूरे हॉल में फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। शर्मा जी ने चौकीदार से कहा, इसकी सफाई क्यों नहीं हुई? हमने तो पैसे एडवांस में दिए थे। चौकीदार ने डरी हुई आवाज में कहा, बाबूजी, इस हवेली में दिन ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। मैं भी अब जा रहा हूं, सुबह ही आऊंगा। यह कहकर वो लगभग भागते हुए वहां से चला गया। अब उस विशाल और डरावनी हवेली में हम 16 लोग अकेले थे। शाम ढलने लगी थी। जंगल में झींगुरों की आवाज और भी तेज हो गई थी और बीच बीच में किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हम सब ने मिलकर थोड़ी बहुत सफाई की और अपना अपना सामान कमरों में रखा। हवेली में बिजली नहीं थी। एक पुराना जनरेटर था जिसे चौकीदार चालू करके गया था। उसकी धीमी और घरघराती आवाज उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। मुझे और राकेश को एक ही कमरा मिला था। कमरे की खिड़की से सीधा घना जंगल दिखाई देता था। रात का अंधेरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काली स्याही पोत दी हो। अंदर से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। गांव के उस बूढ़े आदमी की बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थीं। शाम को जब अंधेरा गहरा हो गया तो मुझे और राकेश को घुटन सी महसूस होने लगी। हम दोनों ताजी हवा के लिए हवेली के पीछे की तरफ गए। हवेली का पिछला हिस्सा और भी ज्यादा वीरान था। वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई थीं और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी चादर बिछी थी। तभी मुझे वही सड़ी हुई गंध फिर से महसूस हुई, लेकिन इस बार यह बहुत ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे गंध यहीं कहीं आसपास से आ रही हो। हम उस गंध का पीछा करते हुए झाड़ियों के पास पहुंचे। राकेश ने अपने मोबाइल की टार्च जलाई और जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। जमीन पर किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी भालू या तेंदुए के नहीं थे। वो बहुत बड़े और अजीब थे, जैसे किसी इंसान और जानवर के पंजों का मिश्रण हो। और उन निशानों के पास जमीन पर गाढ़ा काला खून फैला हुआ था। यह देखकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने कांपते हुए राकेश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। हम दोनों बिना कुछ बोले तुरंत वहां से वापस हॉल की तरफ भागे। हम शर्मा जी को यह सब बताना चाहते थे, लेकिन हॉल में सब लोग गाने बजाकर नाच रहे थे और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। हमने सोचा कि अगर हमने अभी कुछ बताया तो सब लोग और ज्यादा डर जाएंगे और शर्मा जी हमारी बात को फिर से अंधविश्वास कहकर टाल देंगे। हमने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन वो भयानक मंजर हमारी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। हम दोनों जानते थे कि उस हवेली में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। यह जगह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात गहरा चुकी थी और उस हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। हम सब उस पिशाच के इलाके में कैद हो चुके थे और हमें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह हम में से कितने लोग जिंदा बचेंगे। उस रात का खूनी खेल बस शुरू ही होने वाला था। यकीन मानिए, उस हवेली के पीछे जमीन पर खींचे वो अजीब और भयानक पंजे के निशान देखकर मेरा और राकेश का दिल बुरी तरह दहल गया था। हम दोनों लगभग भागते हुए वापस हवेली के बड़े से हॉल में आए, जहां हमारे बाकी साथी अब भी हंसी मजाक में डूबे हुए थे। तेज म्यूजिक की आवाज, लोगों की खिलखिलाहट, ये सब उस भयानक खामोशी से बिल्कुल अलग था जिसका सामना हम अभी अभी करके आए थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद हमने कोई बुरा सपना देखा है, कि यह सब हमारा वहम है। मैंने कांपते हुए हाथों से पानी का एक गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया। राकेश मेरे पास ही खड़ा था। उसका चेहरा अब भी सफेद पड़ा हुआ था।
हम दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमें सबको बता देना चाहिए? क्या हुआ तुम दोनों को? भूत देख लिया क्या? नीलम ने हंसते हुए पूछा, जो हमारे ग्रुप की सबसे चुलबुली लड़की थी। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही राकेश ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस बाहर एक सांप देखा था, इसलिए थोड़ा डर गए। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। शर्मा जी ने हमारी तरफ देखकर कहा, अरे तुम लोग भी कमाल करते हो, जंगल है तो जानवर तो होंगे ही। चलो इन सब बातों को छोड़ो और डिनर की तैयारी करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। उनकी बात सुनकर सब लोग खाने पीने का सामान इकट्ठा करने में लग गए, लेकिन मेरी और राकेश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस माहौल का हिस्सा बन सकें। हमारे दिमाग में बार बार वही सड़ी हुई गंध और वो खूनी पंजे घूम रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो पंजे किसी जानवर के नहीं बल्कि मौत के थे, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। रात के लगभग 10 बजे हम सब ने डिनर किया। खाना खाते हुए भी मेरा ध्यान बार बार हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियों की तरफ जा रहा था, जिनके बाहर घना अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस अंधेरे में से कोई हमें लगातार घूर रहा है। एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि खिड़की के पास एक परछाई तेजी से गुजरी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा डर है जो मुझसे यह सब करवा रहा है। खाना खाने के बाद कुछ लोग बातें करने लगे, कुछ ताश खेलने लगे। शर्मा जी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो, जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में छुट्टियां मना रहे हों। शायद वो हम सबका हौसला बनाए रखना चाहते थे, या शायद वो वाकई इतने बेखबर थे कि आने वाले खतरे को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। बाहर हवा चलने की आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई जंगली जानवर गुस्से में दहाड़ रहा हो। जनरेटर की घरघराती आवाज उस डरावने माहौल में एकमात्र सहारा लग रही थी। तभी अचानक रात के ठीक 1 बजे वो हुआ जिसका हमें डर था। जनरेटर की आवाज अचानक लड़खड़ाने लगी। हॉल में लगी ट्यूबलाइटें टिमटिमाने लगी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सबका ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया और फिर खट्टे की एक आवाज के साथ जनरेटर बंद हो गया। हॉल में घना अंधेरा छा गया, इतना घना अंधेरा कि किसी को अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। म्यूजिक बंद हो चुका था, बत्तियां बुझ चुकी थीं। उस हवेली में अब सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी और हम 16 लोगों की सांसों की आवाज। क्या हुआ? जनरेटर बंद हो गया क्या? किसी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। लगता है डीजल खत्म हो गया, कोई जाकर चेक करो, शर्मा जी ने अपनी आवाज में हिम्मत बनाए रखते हुए कहा। लेकिन किसी की भी उस अंधेरे में अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं हुई। सब लोग डर के मारे जहां के तहां जम गए थे। हम सब ने जल्दी जल्दी अपने मोबाइल फोन निकाले और उनकी टार्च जलाई। मोबाइल की हल्की रोशनी उस बड़े से हॉल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवेली के बाहर मेन दरवाजे की तरफ से आ रही थी। यह किसी के चलने की आवाज थी, लेकिन यह सामान्य चाल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसटते हुए चल रही हो। एक अजीब दिल दहला देने वाली आवाज। हम सब डर के मारे एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। सबकी नजरें उस बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर टिक गई थीं। वो घिसटने की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी और फिर दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। हॉल में इतनी खामोशी थी कि हम अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकते थे। कई सेकंड बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें लगा शायद कोई जानवर होगा जो अब चला गया है। हम सब ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी दरवाजे पर एक खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखूनों से दरवाजे को कुरेद रहा हो। यह सुनकर हमारी जान ही निकल गई। नीलम तो डर के मारे रोने लगी थी। कौन है बाहर? शर्मा जी ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस वो खरोंचने की आवाज लगातार आती रही। फिर वो आवाज दरवाजे से हटकर हॉल की उस बड़ी सी खिड़की की तरफ बढ़ने लगी, जिसके शीशे टूटे हुए थे और जिस पर लोहे की मोटी सलाखें लगी थी। उधर देखो, रवि ने अपनी मोबाइल की टार्च खिड़की की तरफ करते हुए चिल्लाया। जैसे ही टार्च की रोशनी खिड़की पर पड़ी, हम सब डर के मारे चीख पड़े। अंधेरे में सलाखों के पीछे 2 लाल अंगारे चमक रहे थे। वो किसी जानवर की आंखें नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी हैवानियत और नफरत थी। वो 2 आंखें हमें घूर रही थीं, जैसे अपना शिकार चुन रही हों। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उन आंखों के नीचे एक भयानक चेहरा उभरा। उसका रंग बिल्कुल सफेद था, जैसे लाश का होता है।
उसकी नाक की जगह सिर्फ 2 छेद थे और उसके मुंह में लंबे नुकीले दांत थे जो किसी भेड़िए की तरह बाहर निकले हुए थे। वो गांव का बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। वो कोई भूत नहीं, एक असली पिशाच था। उसने लोहे की सलाखों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि लंबे और पतले थे, जिन पर बड़ी बड़ी नसें उभरी हुई थीं और उंगलियों की जगह नुकीले पंजे थे। उसने एक जोर की धाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से सलाखों को खींचने लगा। लोहे के मुड़ने की चरमराहट की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो पिशाच लोहे की मोटी सलाखों को ऐसे मोड़ रहा था जैसे वो रबर की बनी हो। एक जोरदार आवाज के साथ सलाखें टूट गईं और वो पिशाच खिड़की का शीशा तोड़ते हुए हॉल के अंदर कूद गया। वो बहुत लंबा था, लगभग 7 फीट का। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उससे वही सड़ी हुई गंध आ रही थी जो मुझे और राकेश को हवेली के पीछे महसूस हुई थी। हम सब डर के मारे पत्थर बन चुके थे। हमारी चीख हमारे गले में ही फंस कर रह गई थी। वो पिशाच अपनी गर्दन को एक अजीब तरह से घुमाते हुए हम सबको घूरने लगा। उसकी लाल आंखें एक एक करके हर चेहरे पर रुक रही थीं। फिर उसकी नजर विनोद पर जाकर टिक गई, जो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा था। पलक झपकते ही वो पिशाच विनोद की तरफ लपका। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। उसने अपने पंजों वाले हाथ से विनोद को गर्दन से पकड़ा और हवा में उठा लिया। विनोद दर्द और डर के मारे छटपटाने लगा, लेकिन उस पिशाच की पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़ दो उसे, शर्मा जी चिल्लाए, लेकिन उस पिशाच ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना भयानक मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाए और विनोद की गर्दन में गड़ा दिए। एक दर्दनाक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। हम सब अपनी आंखों के सामने वो भयानक मंजर देख रहे थे। वो पिशाच विनोद का खून पी रहा था। खून चूसने की घिनौनी आवाज और विनोद की छटपटाहट धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में विनोद का शरीर पीला पड़कर ढीला हो गया। उस पिशाच ने विनोद की लाश को एक झटके से जमीन पर फेंक दिया और अपनी गर्दन उठाई। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। खून की कुछ बूंदें उसके होठों से टपक कर जमीन पर गिर रही थीं। उसने अपनी लंबी काली जीभ निकालकर अपने होठों को चाटा और हमारी तरफ देखकर एक घिनौनी मुस्कान दी। उसकी लाल आंखों में अब और भी ज्यादा चमक थी, जैसे खून पीकर वो और भी ताकतवर हो गया हो। एक पल के लिए मौत जैसी शांति छा गई और फिर शर्मा जी की आवाज ने उस शांति को तोड़ा। और बस यही वो शब्द था जिसने हम सबको होश में लाया। भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागे। कोई कमरों की तरफ भागा, कोई सीढ़ियों की तरफ। उस अंधेरे में हम सब एक दूसरे से टकरा रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैंने राकेश का हाथ पकड़ा और हम दोनों हवेली के अंदर जाने वाले एक अंधेरे गलियारे की तरफ भागे। हमारे पीछे उस पिशाच की भयानक हंसी की आवाज गूंज रही थी। वो हमारा शिकार करने के लिए तैयार था। उस खूनी हवेली में मौत का खेल शुरू हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ चीखें और अंधेरे में भागते हुए लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने राकेश का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। हम दोनों बिना सोचे समझे एक अंधेरे गलियारे में भागे जा रहे थे। हमारे पीछे हॉल से उस पिशाच की भयानक घुरघुराती हंसी की आवाज आ रही थी, जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। हमारे दोस्तों की दर्द भरी पुकारें हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं और हर एक चीख हमारे दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। उस गलियारे में इतना अंधेरा था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम दीवारों से टकराते, पुराने फर्नीचर से ठोकर खाते, बस भागे जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि हम कहां जा रहे हैं, बस उस शैतान से दूर जाना चाहते थे। हर पल ऐसा लग रहा था कि वो हमारे ठीक पीछे है और अगले ही पल वो अपना ठंडा पंजे वाला हाथ हमारे कंधे पर रख देगा। भागते भागते हम एक दरवाजे से टकराए। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे को टटोला। खुशकिस्मती से उस पर एक पुरानी बड़ी सी कुंडी लगी हुई थी। हमने दरवाजा खोला, अंदर घुसे और तुरंत दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी। हम दोनों दरवाजे से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गए और हाँफने लगे। हमारे दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे छाती फट जाएगी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन गलियारे के मुकाबले यहाँ थोड़ी शांति थी। कम से कम एक दरवाजा हमारे और उस दरिंदे के बीच में था। हम बच गए? राकेश ने हाँफते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया। बाकी सब कहाँ होंगे? ये सवाल पूछते ही मेरे मन में उन सब के चेहरे घूमने लगे।
नीलम, रवि, कविता। शर्मा जी, क्या उनमें से कोई बच पाया होगा या वो पिशाच? ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। गांव के उस बूढ़े आदमी की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। काश हमने उसकी बात मान ली होती। काश हम इस खूनी हवेली में कभी आए ही ना होते। राकेश ने अपने मोबाइल की टार्च जलाई। रोशनी में हमने उस कमरे को देखा। यह शायद हवेली के मालिक का पुराना कमरा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनमें मौजूद लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो हमें ही घूर रही हों। एक कोने में धूल भरी किताबों की अलमारी थी और एक पुरानी आराम कुर्सी पड़ी थी, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सीलन की गंध थी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया है। तभी हवेली के किसी दूसरे कोने से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। यह एक लड़की की आवाज थी। यह नीलम की आवाज थी। चीख बहुत थोड़ी देर के लिए आई और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। यह सुनकर हमारी रूह कांप उठी। वो शैतान अब भी शिकार कर रहा था। वो हम सबको एक एक करके मार रहा था। उधर नीलम हॉल से भागकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी थी। अंधेरे में वो ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई और एक के बाद एक दरवाजे खटखटाने लगी, लेकिन सब अंदर से बंद थे। घबराहट में वो एक गलियारे में भागी, जिसके अंत में एक छोटा सा दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर उसे बंद कर लिया। ये एक बच्चे का कमरा था। कमरे में एक छोटा सा बिस्तर, एक टूटी हुई मेज और चारों तरफ ढेरों पुरानी गुड़ियां रखी हुई थी। उन गुड़ियों के चीनी मिट्टी के चेहरे धूल और जालों से ढके थे। उनकी कांच की आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। कमरे का माहौल इतना भयानक था कि नीलम को वहां एक पल भी रुकने का मन नहीं किया, लेकिन बाहर मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसने कमरे में रखी एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी देखी और उसके अंदर छिप गई। अलमारी के दरवाजे में एक छोटा सा छेद था, जिससे वो बाहर देख सकती थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनट बाद कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। हवा इतनी ठंडी हो गई जैसे सर्दियों की रात हो। नीलम को अपने सामने से सांस का धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तभी दरवाजे पर एक खरोंच की आवाज आई। नीलम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे ऊपर उठी और की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर वही पिशाच खड़ा था। उसके मुंह पर अब भी विनोद का खून लगा हुआ था। उसने कमरे में कदम रखा। वो चल नहीं रहा था, बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर पूरे कमरे को देखा और हवा को सूंघा, जैसे किसी जानवर की तरह अपने शिकार की गंध ले रहा हो। नीलम ने डर के मारे सांस रोक ली। तभी एक और भयानक चीज हुई। कमरे में रखी सारी गुड़ियों के सिर एक साथ घूमे और उनकी कांच की आंखें सीधी उस अलमारी की तरफ देखने लगी, जहां नीलम छिपी हुई थी। यह देखकर उस पिशाच के खूनी होठों पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसका सिर झटके से अलमारी की तरफ घूमा। उसकी लाल आंखें सीधे उस छेद से नीलम की आंखों में झांक रही थीं। नीलम की एक जोरदार चीख निकली, लेकिन अगले ही पल अलमारी का दरवाजा टूटकर अलग हो गया और वो चीख वहीं दबकर रह गई। नीलम की वो दबी हुई चीख सुनकर मैं और राकेश समझ गए कि अब हमारी बारी है। ये बंद दरवाजा हमें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। हमें यहां से निकलना होगा, अमित, राकेश ने घबराते हुए कहा। वो अब इधर ही आएगा। तभी हमारे कमरे के बाहर गलियारे में वही घिसटने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज धीरे धीरे हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सांसें गले में ही अटक गईं। आवाज ठीक हमारे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। हम दोनों डर के मारे दरवाजे से दूर हट गए। कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर दरवाजे पर वही खरोंचने की आवाज शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे डर का मजा ले रहा हो, हमें धीरे धीरे तड़पाना चाहता हो। खिड़की! मैंने कांपते हुए कमरे के दूसरी तरफ इशारा किया। कमरे में एक छोटी सी बालकनी थी, जिसका दरवाजा लकड़ी का बना था और लगभग टूट चुका था। यह हमारी आखिरी उम्मीद थी। खरोंचने की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उस पिशाच ने दरवाजे पर जोर से हमला किया था। दरवाजे की लकड़ी में दरारें पड़ गईं। जल्दी करो, राकेश चिल्लाया। हम दोनों बालकनी की तरफ भागे। एक और जोरदार धमाका हुआ और इस बार दरवाजे का ऊपरी हिस्सा टूटकर अंदर गिर गया। टूटे हुए हिस्से से हमें उस पिशाच की लाल आंखें और खूनी दांत दिखाई दिए। हम घबराते हुए बालकनी में पहुंचे।
ये एक बहुत पुरानी और जर्जर बालकनी थी जिसकी रेलिंग लगभग टूट चुकी थी। नीचे अंधेरे में डूबा हुआ एक वीरान आंगन था जो काफी नीचे था। अगर हम कूदे तो हड्डी पसली टूटना तय था। एक आखिरी और सबसे जोरदार हमले के साथ कमरे का दरवाजा टूटकर जमीन पर आ गिरा। वो पिशाच अब कमरे के अंदर खड़ा था और हमें घूर रहा था। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ कई फुट गहरी खाई जैसा आंगन था और दूसरी तरफ खून का प्यासा वो पिशाच जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम मौत के दौराहे पर खड़े थे। दरवाजा टूट चुका था। वो पिशाच अब कमरे के अंदर था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में दो दहकते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से एक घिनौनी घुरघुराहट की आवाज निकल रही थी। हम दोनों बालकनी के आखिरी छोर पर खड़े थे। हमारे पीछे मौत का गहरा अंधेरा था और सामने खून की प्यासी साक्षात मौत खड़ी थी। अब क्या करें? राकेश ने लगभग रोते हुए कहा। बालकनी की पुरानी लकड़ी हमारे बोझ से चरमरा रही थी। उस पिशाच ने हमारी तरफ एक कदम बढ़ाया। वो जल्दी में नहीं था। वो हमारे डर का, हमारी बेबसी का पूरा मजा लेना चाहता था। तभी मेरी नजर बालकनी के किनारे से नीचे लटकती एक मोटी पुरानी बेल पर पड़ी। वो किसी विशाल पेड़ की जड़ की तरह लग रही थी जो सदियों से हवेली की दीवार पर छड़ी हुई थी। यह हमारा एकमात्र रास्ता था। राकेश, वो बेल! मैंने फुसफुसाते हुए इशारा किया। उसे पकड़कर नीचे उतरना होगा। राकेश ने बेल की तरफ देखा। नीचे काफी अंधेरा था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। उस पिशाच ने एक और कदम बढ़ाया। अब वो हमसे बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। तू पहले जा, मैंने राकेश को धक्का देते हुए कहा। राकेश ने कांपते हुए हाथों से बालकनी की टूटी रेलिंग को पार किया और उस बेल को कसकर पकड़ लिया। बेल उसके वजन से बुरी तरह हिली। कुछ सूखे पत्ते और मिट्टी नीचे गिरी। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। अब मेरी बारी थी। जैसे ही मैंने बेल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो पिशाच मुझ पर झपटा। उसकी रफ्तार किसी चीते से भी तेज थी। मैंने खुद को बचाने के लिए एक तरफ छलांग लगाई, लेकिन उसके लंबे नुकीले पंजे मेरी पीठ पर एक गहरा घाव बना गए। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने दर्द को नजरअंदाज करते हुए बेल को कसकर पकड़ लिया और बिना सोचे समझे नीचे की तरफ फिसलने लगा। ऊपर वो पिशाच गुस्से में दहाड़ रहा था। मेरे हाथ और घुटने दीवार की खुरदरी सतह से छिल गए, लेकिन मुझे सिर्फ नीचे पहुंचना था। कुछ ही सेकंड में मैं और राकेश नीचे आंगन की जमीन पर आ गिरे। हम बुरी तरह हाँफ रहे थे। मेरी पीठ से खून बह रहा था और दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था। हम उस खूनी हवेली के अंदर से निकलकर बाहर आ चुके थे, लेकिन हम अब भी उसकी कैद में थे। आंगन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। उसी समय हवेली के दूसरे हिस्से में रवि एक पुरानी रसोई में छिपा हुआ था। रवि हमारी टीम का सबसे शांत और समझदार लड़का था। वो भगदड़ में बाकी सबसे अलग हो गया था और इस रसोई में छिप गया था। वो डर तो रहा था, लेकिन अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसने रसोई का दरवाजा एक भारी मेज से अड़ा दिया था और अब बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर रसोई की एक छोटी खिड़की पर पड़ी जो आंगन की तरफ खुलती थी। खिड़की पुरानी और जाम थी, लेकिन उसे लगा कि वो उसे खोल सकता है। उसने पास पड़े एक पुराने चाकू से खिड़की के जाम हुए हिस्सों को कुरेदना शुरू किया। 15-20 मिनट की मेहनत के बाद खट्टा की आवाज के साथ खिड़की का एक पल्ला खुल गया। उम्मीद की एक किरण देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो खिड़की से बाहर झांकने ही वाला था कि तभी उसे बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रवि, रवि, क्या तुम अंदर हो? रवि ने आवाज पहचान ली। यह मेरी यानी अमित की आवाज थी। अमित, तू बाहर है? तू ठीक तो है? रवि ने हैरान और खुश होते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूं। राकेश भी मेरे साथ है, पर मेरी पीठ पर चोट लगी है। जल्दी से दरवाजा खोल, हमें अंदर आने दे। वो शैतान कहीं आसपास ही है। बाहर से मेरी घबराई हुई आवाज आई। रवि को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि हम भी बालकनी से कूदकर आंगन में आ गए होंगे। वो तुरंत रसोई के मेन दरवाजे की तरफ भागा जो उसने मेज से बंद कर रखा था। नहीं, दरवाजा मत खोल, खिड़की से ही आ जाओ, रवि ने कहा। दरवाजा खोलने में वक्त लगेगा। ठीक है, जल्दी करो, बाहर से आवाज आई। आंगन के बीचों बीच उस टूटे हुए फव्वारे के पास बैठी वो औरत लगातार रोए जा रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि एक पल के लिए हम अपना डर भूलकर उसकी तरफ देखने लगे।
चांद की धुंधली रोशनी में उसका सफेद लिबास चमक रहा था और उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। वो कौन थी? क्या वो भी इस हवेली में फंसी एक आत्मा थी, या यह उस पिशाच का ही कोई नया भयानक रूप था? हमारे दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे, लेकिन हमारे पास जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था। हर गुजरते पल के साथ उस पिशाच के वापस आने का खतरा बढ़ता जा रहा था। रसोई का दरवाजा आंगन के दूसरी तरफ था और वहां तक पहुंचने के लिए हमें उस रोती हुई औरत के पास से गुजरना पड़ता। वो एक चुड़ैल हो सकती है, कविता ने कांपते हुए फुसफुसाकर कहा। मैंने कहानियों में सुना है, कुछ आत्माएं रोकर इंसानों को अपनी तरफ बुलाती हैं और फिर उन्हें मार डालती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा और राकेश का दिल और जोर से धड़कने लगा। अब हम एक नहीं बल्कि दो खतरों के बीच में फंस चुके थे। एक तरफ वो खूनी पिशाच था और दूसरी तरफ यह रहस्यमयी रोती हुई आत्मा। हमें यहां से हिलना होगा, मैंने फैसला करते हुए कहा। हम यहीं खड़े रहे तो वो पिशाच हमें ढूंढ ही लेगा। हम दीवारों के सहारे अंधेरे में छिपते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे कि उसे पता न चले। राकेश और कविता सहमत हो गए। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी झाड़ी से बाहर निकले। हम जमीन पर लगभग रेंगते हुए बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ने लगे। हमारी नजरें लगातार उस औरत पर टिकी हुई थीं, जो अब भी उसी तरह रो रही थी जैसे उसे हमारे होने का कोई एहसास ही न हो। हम लगभग आधा रास्ता पार कर चुके थे। रसोई का दरवाजा अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। हमें लगा कि हम बच निकलेंगे। तभी मेरे पैर के नीचे एक सूखी टहनी आ गई और छट्टर की एक हल्की सी आवाज हुई। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस मौत जैसी खामोशी में वो किसी धमाके की तरह लगी। औरत का रोना बंद हो गया। पूरे आंगन में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हम जहां थे वहीं पत्थर के बन गए। हमारी सांसें रुक सी गईं। उस औरत ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसके बिखरे हुए बालों के बीच से हमें उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा चांद की रोशनी में किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह सफेद था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय बेइंतहा दुख के। उसने अपनी उन काली खोखली आंखों से हमारी तरफ देखा और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से जो आवाज निकली वो इस दुनिया की नहीं थी। वो एक दिल दहला देने वाली, कान फाड़ देने वाली चीख थी। वो इतनी तेज और भयानक थी कि हमें लगा जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। हम तीनों ने दर्द के मारे अपने कान पर हाथ रख लिए और जमीन पर गिर पड़े। वो चीख सिर्फ एक चीख नहीं थी, वो एक इशारा था, एक बुलावा था। उसने हमारी लोकेशन उस पिशाच को बता दी थी। जैसे ही उसकी चीख खत्म हुई, वो औरत हवा में किसी धुएं की तरह घुलने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। हम समझ गए थे वो इस हवेली की रक्षक थी, या यूं कहें कि उस पिशाच की पहरेदार थी। इससे पहले कि हम संभल पाते, हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से उस पिशाच की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। उसने हमें देख लिया था। भागो! राकेश चिल्लाया। अब छिपने का कोई फायदा नहीं था। हम तीनों अपनी पूरी जान लगाकर रसोई के दरवाजे की तरफ भागे। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। वो पिशाच ऊपर बालकनी से सीधे आंगन में कूद गया था। वो जमीन पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरा, जिससे जमीन तक कांप गई। अब वो हमारे और दरवाजे के बीच में खड़ा था। उसकी लाल आंखें गुस्से और भूख से चमक रही थीं। अब यह लुका छिपी का खेल नहीं था, यह सीधी दौड़ थी, जिंदगी और मौत की दौड़। हम दरवाजे की तरफ भागने के लिए मुड़े, लेकिन वो पिशाच हमारी तरफ लपका। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। मैं और राकेश एक तरफ भागे, जबकि कविता घबराहट में दूसरी तरफ टूटे हुए फव्वारे की ओर भाग गई। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पिशाच ने हमें छोड़कर अपना रुख कविता की तरफ कर लिया। कविता लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वो घिसटते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हम उसे बचाना चाहते थे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि उस शैतान के सामने जाना खुदकुशी करने जैसा है। पिशाच धीरे धीरे चलकर कविता के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। उसने एक अजीब सी हरकत की। वो कविता के सामने झुका और उसे अपनी गोद में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को उठाता है। कविता डर और हैरानी से उसे देखती रह गई। उस पिशाच ने अपना भयानक चेहरा कविता के चेहरे के पास लाया। उसकी खूनी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने एक पल के लिए कविता की डरी हुई आंखों में झांका और फिर अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में उतार दिए। कविता की कोई चीख नहीं निकली,
बस उसके शरीर ने एक जोर का झटका खाया और फिर वो शांत हो गई। हम अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देख रहे थे। ये मंजर देखकर हमारे अंदर का सारा साहस खत्म हो गया। राकेश ने मुझे खींचते हुए कहा, अमित चल, यही मौका है। उस पिशाच का ध्यान अभी कविता पर था। हमने अपनी बची खुची हिम्मत को बटोरा और रसोई के दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा बाहर से बंद था। हमने कांपते हुए हाथों से उसे खोला और हवेली के अंधेरे गलियारे में घुस गए। हमारे पीछे पिशाच ने कविता की लाश को जमीन पर फेंका और एक दहाड़ के साथ हमारी तरफ लपका। हम पूजा घर की तरफ भागे। दरवाजा सामने ही था। हमने उसे धक्का दिया और अंदर घुसकर तुरंत दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी। हम बच गए थे, कम से कम कुछ देर के लिए। दरवाजे के बाहर वो पिशाच गुस्से में उसे खरोंच रहा था और दहाड़ रहा था। हम एक छोटे से धूल भरे पूजा घर में कैद थे और बाहर मौत हमारा इंतजार कर रही थी। पूजा घर का दरवाजा बुरी तरह कांप रहा था। बाहर से वो पिशाच अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहा था। लकड़ी के चरमराने की आवाज और उसके पंजों की खरोंच हमारे दिल में दहशत भर रही थी। हम दोनों, मैं और राकेश, दरवाजे से पीठ सटाकर बैठे थे, जैसे हमारे शरीर का वजन उस शैतान को रोक लेगा। यह पूजा घर बहुत छोटा और पुराना था। सामने दीवार पर कुछ देवी देवताओं की धुंधली तस्वीरें थीं और एक छोटा सा दिया तेल के बिना बुझा पड़ा था। हवा में धूल और पुरानी अगरबत्तियों की मिलीजुली गंध थी। हमें उम्मीद थी कि यह पवित्र स्थान हमें बचाएगा, लेकिन दरवाजे पर होते हमले बता रहे थे कि वो पिशाच किसी भी चीज से नहीं डरता। अब हम क्या करेंगे अमित? राकेश ने हाँफते हुए कहा। यह दरवाजा भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसकी बात सही थी। दरवाजे में दरारें पड़ने लगी थीं। हम जानते थे कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम दोनों की आंखों में मौत का खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। हमने अपने सारे दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और अब हमारी बारी थी। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे का ऊपरी हिस्सा टूट गया। उस टूटे हुए छेद से हमें उसकी दो लाल आंखें अंदर झांकती हुई दिखाई दी। वो हमें देखकर घुरघुराया, जैसे अपने भोजन को देखकर कोई भूखा भेड़िया गुर्राता है। अब सब खत्म हो चुका था। मैंने और राकेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए विदाई थी। हमने अपनी किस्मत को मान लिया था। वो पिशाच दरवाजे पर अपना आखिरी और सबसे जोरदार वार करने ही वाला था कि तभी हवेली के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। यह कोई डरी हुई चीख नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली और बुलंद आवाज थी जिसमें कोई मंत्र बोला जा रहा था। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। यह आवाज सुनते ही दरवाजे के बाहर मौजूद पिशाच ने एक दर्द भरी चीख मारी, जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। दरवाजे पर हो रहे हमले रुक गए। हम हैरान थे, ये कौन था? तभी हवेली का मेन दरवाजा टूटने की जोरदार आवाज आई और वही बुलंद आवाज फिर से गूंजी, इस बार और पास से। हमें किसी के भागने की और लड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ मिनट तक हम चुपचाप बैठे रहे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। तभी हमारे पूजा घर के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। अंदर कोई जिंदा है? एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। ये वही गांव का बूढ़ा चौकीदार था जो हमें हवेली में छोड़कर गया था। हमने कांपते हुए दरवाजे की कुंडी खोली। बाहर हाथ में एक जलती हुई मशाल और एक बड़ा सा जंग लगा त्रिशूल लिए वही चौकीदार खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। तुम यहां कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। मुझे पता था कि तुम शहर के लोग मेरी बात नहीं मानोगे, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब वो शैतान जागा तो उसकी दहाड़ गांव तक सुनाई दी। मैं समझ गया था कि तुम लोग मुसीबत में हो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए गांव से मदद लेकर आया हूं। उसने हमें पूजा घर से बाहर निकाला। हॉल में हमारे कुछ और साथियों की लाशें पड़ी थीं। ये देखकर हमारी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो क्या चीज थी? राकेश ने पूछा। वो पिशाच है, चौकीदार ने अपनी मशाल को ऊंचा करते हुए कहा। इस हवेली को एक तांत्रिक ने बनाया था। उसने उस पिशाच को अपनी शक्तियों के लिए कैद किया था, लेकिन वो शैतान उसी तांत्रिक को मारकर हवेली पर कब्जा कर बैठा। तांत्रिक ने मरते मरते उसे इस हवेली की सीमाओं में बांध दिया, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जो भी अमावस की रात यहां आता है, वो उसका खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाता है। तो वो मर गया? मैंने उम्मीद से पूछा। चौकीदार ने नान में सिर हिलाया। नहीं, वो सिर्फ डरा है।
मेरे मंत्रों और इस आग से वो कुछ देर के लिए कमजोर हो गया है और जंगल में छिप गया है, लेकिन वो वापस आएगा। सूरज निकलने से पहले वो तुम सबको मार डालेगा। ये सुनकर हमारी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। तो फिर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, चौकीदार ने अपने त्रिशूल को जमीन पर टिकाते हुए कहा। उसे खत्म करना होगा, हमेशा के लिए, और यह काम हम तीनों को मिलकर करना होगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। एक बूढ़ा चौकीदार जो दिन में उस हवेली से डरकर भाग गया था, अब रात में हाथ में मशाल और त्रिशूल लिए उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार था। हमें नहीं पता था कि हम बचेंगे या नहीं, लेकिन सालों बाद आज उस पिशाच को पहली बार किसी ने चुनौती दी थी और अब हम भी उस चुनौती का हिस्सा थे। चौकीदार की बातें सुनकर हमारे अंदर डर के साथ साथ हिम्मत की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। अब तक हम सिर्फ भाग रहे थे, छिप रहे थे। पहली बार किसी ने हमें उस शैतान से लड़ने की उम्मीद दी थी। हमें क्या करना होगा? मैंने अपनी आवाज में हिम्मत लाते हुए पूछा। उसे आग से ही खत्म किया जा सकता है, चौकीदार ने हॉल के बीचों बीच अपनी मशाल को टिकाते हुए कहा। पवित्र अग्नि और विनाश का मंत्र, वही उसे जलाकर राख कर सकता है। हमें एक बड़ा सा अग्निकुंड तैयार करना होगा, यहीं इस हॉल में। हम दोनों तुरंत काम पर लग गए। चौकीदार के कहने पर हमने हॉल में पड़े टूटे हुए फर्नीचर, कुर्सियां, मेज, अलमारियां, सबको तोड़ तोड़कर बीच में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर पल हमें डर था कि वो पिशाच किसी भी कोने से हम पर हमला कर सकता है, लेकिन चौकीदार लगातार ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप कर रहा था, जिससे शायद वो शैतान दूर रहने पर मजबूर था। कुछ ही देर में हमारे सामने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया था। हम तीनों पसीने में लथपथ थे, लेकिन हमारी आंखों में अब एक मकसद था। अब तुम दोनों इस ढेर के चारों तरफ खड़े हो जाओ, चौकीदार ने हमें निर्देश दिया। मैं आग जलाऊंगा, जैसे ही आग जले वो हम पर हमला करने जरूर आएगा। तुम्हें बस मेरा साथ देना है और जो मंत्र मैं बोलूं उसे दोहराना है। डरो मत, आग हमारी रक्षा करेगी। उसने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी बोतल निकाली, उसमें से तेल निकालकर लकड़ियों पर छिड़का और अपनी मशाल से उस ढेर को आग लगा दी। सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें छत की तरफ उठने लगी। पूरा हॉल नारंगी रोशनी से भर गया और जैसे ही आग जली, हवेली की ऊपरी मंजिल से एक गुस्से और दर्द से भरी दहाड़ सुनाई दी। वो आ रहा था। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उस आग के घेरे के पास खड़े हो गए। हमारी नजरें सीढ़ियों पर टिकी थीं। पहले हमें सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी और फिर वो खुद सामने आया। आग की रोशनी में वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी लाल आंखें नफरत से जल रही थीं। वो हमें और उस आग को घूर रहा था। अब, चौकीदार चिल्लाया, ओम पिशाचाय नमः, दग्ध दग्ध स्वाहा। हम दोनों ने भी अपनी पूरी ताकत से उस मंत्र को दोहराया। ओम पिशाचाय नमः, दग्ध दग्ध स्वाहा। जैसे ही हमने मंत्र बोला, आग की लपटें और ऊंची हो गईं और अजीब तरह से उस पिशाच की तरफ लपकने लगी। वो दर्द से चीखता हुआ कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो भूखे भेड़िए की तरह आग के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, कोई कमजोर कड़ी ढूंढने के लिए। उसने एक बार राकेश की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन चौकीदार ने फुर्ती से अपना त्रिशूल आगे कर दिया। त्रिशूल का पवित्र सिरा उस पिशाच की बांह में ढंस गया और उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। वो चीखता हुआ फिर पीछे हटा। मंत्र पढ़ते रहो, रुकना मत, चौकीदार चिल्लाया। हम लगातार मंत्र का जाप करते रहे। हमारी आवाज आग की चटकने की आवाज और पिशाच की दहाड़ उस हवेली में गूंज रही थी। वो बार बार हम पर हमला करने की कोशिश करता और हर बार आग और चौकीदार का त्रिशूल उसे पीछे धकेल देते। यह जिंदगी और मौत का अंतिम संग्राम था। तभी उस पिशाच ने अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी छलांग लगाई। वो आग के ऊपर से कूदकर सीधे मेरे ऊपर हमला करना चाहता था। सब कुछ एक पल में हुआ। राकेश ने मुझे धक्का देकर रास्ते से हटाया और चौकीदार ने अपनी पूरी शक्ति से जलती हुई मशाल को उस पिशाच की तरफ फेंक दिया। मशाल सीधे उसके सीने से टकराई और उसके फटे पुराने कपड़ों ने तुरंत आग पकड़ ली। अब वो आग का एक जिंदा गोला बन चुका था। वो ऐसी भयानक और दर्दनाक चीखें मारने लगा कि हमें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। आग की लपटें उसके पूरे शरीर को निगल रही थीं। हम तीनों ने आंखें बंद की और एक आखिरी बार अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से वो मंत्र बोला, ओम पिशाचाय नमः, दग्ध दग्ध स्वाहा। उस पिशाच ने एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख मारी जो पूरी हवेली को कंपा गई और फिर उसका जलता हुआ शरीर हवा में ही राख बनकर बिखर गया और फिर खामोशी।
वो खत्म हो चुका था। हॉल के बीच में सिर्फ आग जल रही थी। हम तीनों जमीन पर गिर पड़े। हम जिंदा थे। हमने बाकी की रात उस आग के पास ही गुजारी। जब सुबह सूरज की पहली किरण टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आई, तब जाकर हमें यकीन हुआ कि हम सच में बच गए हैं। चौकीदार ने हमें हवेली से बाहर निकाला। बाहर गांव के कुछ और लोग लाठियां लेकर खड़े थे, जो चौकीदार के कहने पर हमारी मदद के लिए आए थे। 16 लोग उस हवेली में गए थे, सिर्फ 2 वापस लौटे। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं और राकेश आज भी अच्छे दोस्त हैं। उस बूढ़े चौकीदार का हम जिंदगी भर एहसान नहीं चुका सकते, जिसने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया। लेकिन वो रात, वो हवेली, वो चेहरा आज भी मेरे सपनों में आते हैं। उस रात ने मुझसे मेरे दोस्त छीन लिए, मेरी मासूमियत छीन ली। मैं उस खूनी हवेली से तो बच निकला, पर उसकी यादों से, उस खौफ से शायद कभी नहीं बच पाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्र भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाह जी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई हरियाणा से, दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरावाले गेट से, प्रवीण पांडेय भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोई देवबार्मा जी त्रिपुरा से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपनदेही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, बबुली जी ओडिशा से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, गौरव कोहली भाई दिल्ली से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, रंजीत कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, नरेश किरण दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश ठाकुर भाई फरीदाबाद हरियाणा से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, पूजा घोष जी असम से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कादिर शिकालगार से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से,
रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, आजाद भाई दिल्ली से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।